नमस्ते, मैं हूं कविता बख्शी और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे योग के अंतर्गत आने वाले प्राणायाम के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर को याद करते हुए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। हम प्राणायाम का परिचय, श्वास प्रश्वास का संयम, कैसे विभागीय श्वास किया जाता है, यौगिक श्वास, विलोम श्वास के बारे में जानेंगे। प्राणायाम के लिए कौन सी शब्दावली से हमें अवगत होना चाहिए ये जानेंगे। प्राण क्या है, प्राणायाम के लिए क्या दिशा निर्देशों को हमें फॉलो करना चाहिए ये हम जानेंगे। प्राणायाम के प्रकार, विशेषताएं और तकनीक का फिर हम आगे वर्णन सुनेंगे। सबसे पहले प्राणायाम क्या है। प्राण प्लस आयाम, इन दो शब्दों से मिलके प्राणायाम शब्द बना है। प्राण का मतलब है हमारी जीवनी ऊर्जा, जिसकी वजह से हमारा शरीर और हमारा मन काम कर पा रहा है। और आयाम का मतलब है उसका विस्तार करना, उस जीवनी ऊर्जा को और बढ़ाना प्राणायाम के द्वारा होता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायामः। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन के बाद जब आप श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करते हैं, और गति का विच्छेद सिर्फ श्वास को रोकना नहीं होता, ये श्वास को तेज करना भी हो सकता है या श्वास को धीरे करना भी हो सकता है। तो जब हम श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करते हैं तब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं। प्राणायाम को अगर आप शारीरिक रूप पे देखें तो प्राणायाम श्वसन का एक व्यवस्थित अभ्यास है जिसमें कि फेफड़ों को मजबूती मिलती है, रक्त का परिसंचरण यानी ब्लड की सर्कुलेशन उसमें सुधार आता है, मनुष्य को स्वस्थ बनाता है और इसे प्राणायाम लंबे जीवन का वरदान देता है। श्वास प्रश्वास का संयम एक ऐसा प्रैक्टिस है, प्री प्रैक्टिस है जिसे हम कहेंगे, जिससे कि आप प्राणायाम के लिए अपने शरीर को, अपने फेफड़ों को तैयार कर पाते हैं। श्वास प्रश्वास के संयम के लिए आप सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आप धीरे जैसे सांस चल रहा है बस उसके ऊपर अपने ध्यान को ले जाएंगे। आप देखेंगे कि नाक के ऊपर, सीने के ऊपर या पेट के स्तर पे आपके शरीर पे श्वास का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसे करने के लिए आधे मिनट का समय लीजिए। आंखें बंद करिए, पीठ सीधी रखिए और बस महसूस करिए नाक के आसपास तापमान में कोई बदलाव, या जब आप श्वास भर रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो वो हवा कहाँ पे छू रही है। अब अपने सीने में उसके फैलाव को महसूस करिए। जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका सीना किस तरीके से फूल रहा है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो किस तरीके से संकुचित हो रहा है। अब पेट के ऊपर अपने ध्यान को ले जाइए और देखिए कि श्वास भरते हुए पेट किस तरीके से फूल रहा है और किस तरीके से अंदर जा रहा है। हर बार जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपके शरीर पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसके ऊपर जब आप ध्यान को ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बीच बीच में भटकता है। कई बार आपका ध्यान इस प्रक्रिया से हट के दूसरे विचारों में चला जाता है। तब हर बार आप अपने मन को वापस अपने श्वास प्रश्वास पे लेके आएंगे। इस प्रक्रिया को श्वास प्रश्वास का संयम कहा जाता है। इससे श्वास के प्रति आपकी जागरूकता है वो बढ़ती जाती है और प्राणायाम के लिए आप तैयार होते जाते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा अभ्यास जो आपके प्राणायाम को, आपके फेफड़ों को प्राणायाम के लिए तैयार करता है। सबसे पहला जो है यह है उदर श्वास। उदर यानी पेट वाला जो हिस्सा है वह।
सीधे बैठ के आप अपने पेट के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएंगे और देखेंगे गहरा सांस लेते लेते आपका पेट कैसे फूल रहा है। हर बार आपने गहरा सांस लेना है। पिछले अभ्यास और इसमें ये फ़र्क है कि पिछला अभ्यास जो था वो जो श्वास प्रश्वास अपने आप चल रहा है, स्वतः चल रहा है, उसके ऊपर था। और विभागीय श्वास के अंदर आप हर बार गहरा श्वास लेते हैं और गहरा श्वास धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इसमें भी आप आंखें बंद करके पीठ सीधी करके गहरा श्वास भरिए और देखिए पेट किस तरीके से फूल रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते जाइए और पेट के फूलने को महसूस करिए और सांस छोड़ते हुए पेट के अंदर जाने को महसूस करिए। जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपका जो डायफ्राम मसल है वो पेट के ऊपर और रिब केज के नीचे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में स्थित होता है। जब आप सांस भरते हैं तो वो फ्लैट होता जाता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो एक गुंबद की आकृति को लेता जाता है। जब आप सांस भर रहे हैं वो फ्लैट हो रहा है, जब वो फ्लैट हो रहा है तो वो आपके पेट के अंदर के जो ऑर्गन है उनको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से पेट फूलता हुआ प्रतीत होता है। और जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो वो वापस डोम शेप में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पेट वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाता है और अंदर की तरफ हो जाता है। तो उदर श्वास के अंदर आप अपने पेट की इस जो मूवमेंट है, इस गति को आप निरीक्षित करेंगे, इसे कहेंगे उदर श्वास। फिर जो दूसरा श्वास है इसमें उदर और वक्षीय श्वास एक साथ होगा। वक्षीय श्वास मतलब थॉरिक्स रीजन के अंदर सांस भरना। आपका थॉरिक्स जो रीजन है उसमें आगे की तरफ स्टर्नम नाम की हड्डी है। जब आप सांस भरते हैं, गहरा सांस भरने पे वो सामने से उठती जाती है और साथ ही जो रिब्स हैं वो साइड से इस तरीके से उठती जाती हैं। तो जब आप सांस भर रहे हैं, पहले तो आपका पेट फूलता जाएगा और उसके बाद सीने के अंदर स्टर्नम सामने से उठेगा और इंटरकोस्टल मसल्स की सहायता से आपके रिब्स साइड से बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ उठते जाएंगे। सांस छोड़ते हुए रिब्स नीचे आते जाएंगे और स्टर्नम भी अंदर की तरफ आता जाएगा। तो इसकी वजह से आप थॉरिक्स रीजन से सांस ले पाते हैं। ये फेफड़ों के फैलाव के लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको उदर और वक्षीय श्वास गहरा भरना होता है। गहरा सांस के साथ आप अपने पेट के ऊपर और अपने सीने के ऊपर श्वास को महसूस करते हैं। फिर तीसरा है हंसली श्वास। इसमें उदर, वक्ष और उसके बाद हंसली, जो क्लैविकल बोन है उसको हंसली कहा जाता है, इसके ऊपर गति आती है। किस तरीके से? जब आप सांस भरते हैं, गहरा श्वास भरने पे लंग्स की जो एपेक्स है, सबसे ऊपरी भाग जो है फेफड़ों का, उसके अंदर श्वास पहुंचता है और धीरे धीरे आपके कंधे जो हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ताकि आपके पास, आपके फेफड़ों के पास और ज़्यादा विस्तार हो सके और ज़्यादा विस्तृत वो हो सके और सांस अंदर जाए। तो विभागीय श्वास के अंदर सबसे पहला है उदर श्वास, दूसरा वक्षस्थलीय श्वास और तीसरा हंसली श्वास। फिर हम जानते हैं यौगिक श्वास क्या है। जो हमने ये पहले 3 तरह के श्वास के बारे में जाना, इन सबको जब आप एक साथ करते हैं तब आप यौगिक श्वास कर रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पेट का विस्तार होगा, जिसमें कि डायफ्राम मसल काम कर रहा है। फिर सीने का विस्तार होगा, जिसमें स्टर्नम और रिब केज काम कर रहा है। और फिर गर्दन के आधार के आसपास जो फेफड़े का सबसे ऊपरी हिस्सा है, क्लाविकल वाला रीजन, वो काम करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी अवरोध नहीं होगा। जैसे पहले कि हमने प्रैक्टिस करी, उसके अंदर आप जब उदरीय श्वास भर रहे हैं तो थोड़ा रुक रहे हैं, फिर आप दूसरा प्रक्रिया करें, वक्षीय श्वास भर रहे हैं, उसमें थोड़ा रुक रहे हैं। तो ये जो बीच में अवरोध आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। सारी प्रक्रिया एक निरंतरता के साथ होगी। एक बार इसको आप प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने पेट को फूलने दीजिए। गहरा सांस भरिए, सीना फूलता जा रहा है और फिर हंसली की हड्डी ऊपर की तरफ उठ रही है, जिससे कंधे आपके ऊपर उठ रहे हैं।
अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके कंधे नीचे जाते जाएंगे, सीना अंदर जाएगा और फिर श्वास के अंत में धीरे धीरे पेट अंदर जाता जाएगा। इस तरह से हमने यौगिक श्वास का एक प्रक्रिया, एक अवतरण पूरा किया। अब हम जानते हैं तीसरे तरह का एक प्री प्रैक्टिस, जो कि है विलोम श्वास। जब आप यौगिक श्वास में अच्छे हो जाएं तो उसके बाद विलोम श्वास के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसे आप शवासन में भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। आंखों को बंद करना है, पीठ सीधी रहेगी और धीरे धीरे सांस को आपने भरना है। 2 सेकंड के लिए जब आपने सांस को भर लिया, अब आप 2 सेकंड के लिए सांस को रोक लेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए आप सांस को भरेंगे और फिर 2 सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे। ऐसा एक श्वास के अंदर 4 से 5 बार होगा। जब श्वास को छोड़ेंगे तब भी, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं 2 सेकंड के लिए आपने श्वास को बाहर निकाला, फिर आपने रोक लिया और फिर 2 सेकंड के लिए श्वास बाहर और फिर एक बार के लिए रोक लिया। ऐसा आपने 4 से 5 बार करना है। जब आप ये करते हैं तो लगातार आप इसे करते जाएं। 4 से 5 सांसों के साथ ऐसा करने के बाद कुछ देर के लिए आप विराम ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और फिर से इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो ये विलोम श्वास है, जिसमें आप सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए कुछ देरी के लिए अपनी सांस को अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं। अब हम जानते हैं प्राणायाम की शब्दावली के बारे में। क्या क्या ऐसे शब्द हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए जब आप प्राणायाम को सीख रहे हैं। सबसे पहला है पूरक। श्वास को अंदर लेने को पूरक कहा जाता है। जब आप सांस को भर रहे हैं उस स्थिति को पूरक कहेंगे। फिर है रेचक। श्वास को आप धीरे धीरे जब बाहर छोड़ रहे हैं, श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम रेचक कहेंगे। फिर है कुंभक। जब हम श्वास को रोक लेते हैं। कुंभक 2 तरीके से हो सकता है, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब है आपने सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया, उसके बाद आप श्वास को रोक रहे हैं। अंतर कुंभक का मतलब है जब आप सांस को अंदर भर रहे हैं और उसके बाद श्वास को रोक रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बाह्य कुंभक जब आप कर रहे हैं तो इसमें उड्डयन बंध लगाना है। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींच लिया। इतना अंदर खींचे कि पेट आपका पीठ पे जाके अंदर लगने लगे, तो ये उड्डयन बंध हुआ। तो बाह्य कुंभक में उड्डयन बंध का प्रयोग करना है। जब अंतर कुंभक कर रहे हैं, सांस भर के आप रोक रहे हैं, तो आप इस तरीके से जालंधर बंध का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपकी ठुड्डी ये कंठकूप के ऊपर छुएगी। हठ योग के अनुसार कुंभक को ही प्राणायाम का पर्याय माना गया है। तो हठ योग में जो भी प्राणायाम है उनको कुंभक एज ए पर्याय भी यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्राणों के बारे में। प्राण क्या है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्राण आपकी जीवनी ऊर्जा है। प्राण वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, जिसकी वजह से आप जीवित हैं, आपका मन चल रहा है, आपका शरीर चल रहा है, उस सब के पीछे आपके प्राण हैं। हमारे भीतर की जीवंतता प्राण की वजह से ही है। योग, आयुर्वेद और तंत्र के साथ साथ पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भी प्राण को परिभाषित किया गया है, बस नाम अलग है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इसे ची के नाम से जाना जाता है। प्राण की वजह से जीवन जीने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। ये प्रेरक शक्ति है जिसकी वजह से आप जीवंत हैं। हमारे शरीर के काम काज को, हमारे शरीर के अंदर घटित होने वाले जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर के फंक्शन है, वो सारे के सारे प्राण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब प्राण ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तो हम ज़्यादा सकारात्मक, स्वस्थ और कल्याणप्रद महसूस करते हैं। अगर
ये प्राण में कहीं अवरुद्धता होती है, प्राण कहीं रुक जाते हैं, अवरोध है नाड़ियों के अंदर, तो हम बीमार हो सकते हैं। और जब प्राण पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएं तो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्राण जो है आपके जीवन के लिए बेहद 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 आवश्यक है। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये बेसिक यूनिट है आपके जीवन का। प्राणों का स्वभाव है बहना, लगातार बहते रहते हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के अंदर प्राण की वहनियों यानी नाड़ियों के माध्यम से बहती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उनमें से 3 प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा जो कि हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, पिंगला जो राइट नॉस्ट्रिल है और सुषुम्ना जो इन दोनों के मध्यस्थ है। इड़ा जो है जब वो ज़्यादा काम कर रही होती है, जब आपकी एक स्वर योग के तहत अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा श्वास आप इससे भरे हैं, तो आप मानसिक काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जिनके अंदर आपका इमोशन या आर्ट ज़्यादा हो वो वाले काम ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, ज़्यादा श्वास वहाँ से प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे काम जो जिनके अंदर शारीरिक श्रम ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे। और जब आपका मन और शरीर दोनों ही बराबर काम कर रहे हैं, यानी इड़ा और पिंगला दोनों बराबर हैं, दोनों में समान रूप से प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, तब सुषुम्ना के अंदर प्राण जो है वो संचित हो सकते हैं। अब हम जानेंगे पंच प्राण वायु के बारे में। जो हमारा शरीर है वो उनके अंदर 5 कौन सी प्राण वायु हैं जिनके वजह से वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। सबसे पहला है प्राण जो सिर और हृदय क्षेत्र में केंद्रित है। यह ऊर्जा की प्राथमिक शक्ति है जिससे कि इसी की वजह से हम बाहर से कोई भी अगर वस्तु ग्रहण कर रहे हैं या विचार ग्रहण कर रहे हैं तो वो अंदर जा पाता है। कह सकते हैं कि ये एक द्वार है बाहर से अंदर की तरफ चीज़ों के आने का। और वो क्या हो सकता है, वो प्राण हो सकते हैं, वो आपके विचार हो सकते हैं, वो खाना भी हो सकता है। तो इसकी वजह से आपकी ग्रहणशीलता जो है वो बढ़ती जाती है। फिर है अपान वायु। अपान वायु पूरी तरीके से ऑपोजिट है प्राण का। इससे आपके शरीर से चीज़ों को या मन से शरीर को चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। अपान वायु नीचे की तरफ की बहती है। इससे उन्मूलन होता है, विशरण होता है, मासिक धर्म, बच्चे का जन्म, इस तरह की चीज़ें और मल का त्याग अपान वायु की वजह से होता है। अगर ये दूषित है तो इन सब चीज़ों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होंगी, नकारात्मकता आएगी आपके मन के अंदर, अपान वायु अगर ठीक से कार्य नहीं करती है तो। फिर है व्यान वायु। व्यान पूरे शरीर के अंदर से बाहर की ओर केंद्रित होता है और ये परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है, मतलब सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है। रक्त, ऑक्सीजन, भावनाएं, पोषक तत्व और विचार ये पूरे आपके शरीर में घूमते रहते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप सांस भर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन जा रहा है, आपके मन की भावनाएं, कहा जाता है कि एक एक सेल के अंदर आपकी मेमोरीज हैं, आपके पुराने जो आपने महसूस किया है वो सब कुछ आपकी सेल मेमोरी के अंदर डिपॉजिट है। वो वहाँ आपकी भावनाएं वो बंधती जाती हैं, रुकती जाती हैं। जैसे जैसे आप प्राण को, अपने व्यान को और बड़ा करते हैं, विस्तृत करते हैं, वैसे वैसे वो सारी उनका अवरोधन जो है वो निकलता जाता है और आपकी सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा विस्तृत हो जाती है। फिर है समान वायु। समान वायु बाहर से अंदर की तरफ यानी नाभि के केंद्र की ओर बढ़ती है। इससे आपकी भावनाएं, सूचनाएं, जो भी आप सोचते विचारते हैं या खाते हैं, उनका पाचन होता है। इसके संतुलन में ना होने से आपके जीवन के जो अनुभव हैं, जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, पच नहीं पाते। इसीलिए समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। समान वायु अगर अच्छी है तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा और आप अपने आप को बहुत ही
बैलेंस्ड महसूस करेंगे। फिर है उदान वायु, ये कंठ प्रदेश में स्थित है। उदान वायु मन को नियंत्रित करती है, इसको गति देती है। इसका शरीर और मन के साथ साथ गहरा जुड़ाव होता है। आप किस तरीके से बात करते हैं, लोगों के बीच में कैसे घुलते मिलते हैं, आप अपने लक्ष्यों की तरफ कितने जागरूक है, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ये उदान वायु जो कंठ में स्थित है वो निर्धारित करता है। जब उदान वायु ज़्यादा अच्छा है तब आप ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, आवाज़ आपकी ज़्यादा अच्छी होगी और आप लक्ष्यों की तरफ खुद को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। अब हम जानते हैं कौन से ऐसे दिशा निर्देश हैं जो प्राणायाम करने से पहले आपको जानने चाहिए। सबसे पहले तो है स्थान का चयन। कैसे स्थान के ऊपर आपको प्राणायाम करना चाहिए? स्थान ऐसा हो जहाँ बहुत ही शांति हो। आप जब प्राणायाम करने बैठें, अगर आप एक शांतिपूर्ण स्थान में नहीं हैं, आसपास आवाज़ें आ रही हैं, तो आपका ध्यान भटकेगा। आप उन आवाज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे उन आवाज़ों की वजह से। तो एक शांत स्वच्छ जगह पे आपको प्राणायाम शुरू करने चाहिए। प्राणायाम करने के स्थान पे बहुत ज़्यादा कीट पतंग ना हो। ऐसा ना हो कि आप प्राणायाम कर रहे हैं और कीट पतंग आपको परेशान करें। तो ऐसा स्थान हो जहाँ पे कीट पतंग भी ना आपको परेशान कर रहे हो, स्वच्छ स्थान हो। और फिर आप कौन से आसन में बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं? ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, भद्रासन, ऐसे आसनों का प्रयोग आप प्राणायाम के लिए कर सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम के बाद, प्राणायाम से आप अपने मन को, शरीर को इतना अच्छा कर लेते हैं कि आप धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो प्राणायाम आपको इन आसनों, जो ध्यानात्मक आसन है, उन्हीं में करना चाहिए। फिर है किस तरीके का आसन आप प्रयोग करें बैठने के लिए। ऐसा आसन जो सूती कपड़े से बना हो, ऊन से बना हो, या फिर मृगचर्म, ऐसा तो ग्रंथों में मृगचर्म का उल्लेख है, इन चीज़ों से बना हुआ होना चाहिए। इन चीज़ों से ही क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिजली का कुचालक होती हैं। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि प्राण से आपके शरीर के अंदर एनर्जी का, जीवनी शक्ति का संचरण होता है। जब आप अपने शरीर के अंदर उस जीवनी शक्ति को, उस ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो बाहर निकल जाए। उसको आप अपने अंदर रखना चाहेंगे, उस एनर्जी को अपने अंदर रखना चाहेंगे। तो अगर आप किसी मेटल के ऊपर बैठ के प्राणायाम करते हैं जो कि कुचालक नहीं है, संचालक है एनर्जी का, तो वहाँ से आपकी जो एनर्जी है वो पास ऑन हो जाएगी, बह जाएगी। तो इसलिए आप ऐसा आसन का प्रयोग करें जो कि बिजली का कुचालक हो। फिर हम जानते हैं कि कौन से समय इसको आप करें। प्राणायाम का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह का समय। अगर आप सुबह के समय इसे नहीं करते हैं तो सूर्यास्त के ठीक बाद भी इसे किया जा सकता है। इन दोनों ही समय के ऊपर शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, नवचेतना आ रही होती है। इस समय बहुत ही शांति होती है और आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप अपने शरीर को उस जीवनी ऊर्जा से बहुत अच्छे से भर पाते हैं। और कुछ ऐसे प्राणायाम भी हैं जो आपको शांति प्रदान करते हैं। उन प्राणायाम को आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले सत्र में शोधन क्रियाओं के बारे में जाना था और मैंने आपको तब भी बताया कि शोधन क्रियाओं को प्राणायाम से पहले करना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं वो स्वच्छ हो जाएं और प्राणायाम के वजह से जो आप अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं, जो ऊर्जा का बढ़ाव हो रहा है शरीर के अंदर, वो अच्छे से आगे बढ़ता जाए और सारी जगह अच्छे से सर्कुलेट हो पाए। तो शोधन की क्रियाओं से आपकी नाड़ियां शुद्ध होती जाती हैं और प्राण का जो संचरण है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। अब इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कौन से अभ्यास के बाद और कौन से अभ्यास से पहले प्राणायाम करना चाहिए। आसनों के बाद आप प्राणायाम को करिए और प्राणायाम के बाद ध्यान की तरफ आगे बढ़िए। किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? ऐसे ढीले आरामदायक कपड़े पहने जो सूत से बने हों। प्राणायाम
खाने के 4 या 5 घंटे के बाद ही करें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप खाली पेट ही करेंगे इन्हें, और शाम की वक्त कर रहे हैं तब भी खाली पेट ही करेंगे। पर अगर आपने खाना खाया हुआ है तो कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद ही प्राणायाम को शुरू करें। और संतुलित आहार लें जिसे पचाना आसान हो। इसकी वजह से आपके जो प्राणायाम करने की स्थिति है उसमें उन्नति होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि प्राणायाम करते समय शुरुआत में आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए, और धीरे धीरे जब आप बहुत अच्छे हो जाएं प्राणायाम में तब आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं स्नान कितना बीच में गैप होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद आप स्नान कर सकते हैं प्राणायाम के बाद। और जो लोग गर्भवती हैं या बुखार से पीड़ित हैं उन लोगों को इस समय प्राणायाम नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर वो कुंभक लगा रहे हैं। कुंभक के साथ गर्भवती महिलाएं और बुखार से पीड़ित इंसानों को नहीं करना चाहिए प्राणायाम। जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तनाव लेके ना करें, मन को शांत करके ही आप प्राणायाम में आगे बढ़ें। फिर आपके शरीर की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी, और अपनी सांस रोकने की जो क्षमता है उसको बहुत तेजी से ना बढ़ाएं, इसे धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ें। इस सत्र को अब अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।